कीजिए अपनी। ठीक है मैडम, आप स्टार्ट कर दीजिए क्लास को अपनी। ठीक। तो जरा सी अपनी वॉइस को तेज कर दीजिए, बहुत कम है। अभी सही आ रही? हाँ जी, अब सही है। और ये बताइए, बच्चों का माइक अनम्यूट रखूँ ना अभी तो मैं? अभी रखिएगा मैम, बट क्लास ओवर होने के बाद एक बार कर लीजिएगा। हाँ, तो 10 मिनट अभी पहले मैं कर दूँगी। अभी म्यूट कर लीजिए इन लोगों को। अभी म्यूट 10 है। मिनट। हाँ जी। 4:20 पे मैं आपका वो कर दूँगी, क्योंकि 4:30 तक है ना आपकी क्लास तक। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है मैम, ओके जी। ठीक। आप स्टार्ट कर थैंक यू। दीजिए। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोगों की लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास मतलब कि लास्ट यूनिट है, लास्ट क्लास नहीं है। हम आज लास्ट यूनिट शुरू करने वाले हैं, जिसमें इसके लिए भी हमें 3 क्लासेस हैं हमारे पास। आज एक हो जाएंगी और 2 नेक्स्ट आने वाले में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बेसिकली समाज कल्याण प्रशासन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, वो होने वाला है। और इसको जैसे सारी क्लासेस हमने सारे यूनिट्स को कवर किया 3-3 पार्ट्स में डिवाइड करके, वैसे ही इसको भी हम डिवाइड करके 3 सेक्शन में डिवाइड करके करने का प्रयास करेंगे। और सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन जिसे समाज कल्याण प्रशासन कहते हैं, इसको समझने का फिर हम प्रयास करेंगे। प्रीवियस क्लासेस हमने कर ली अपनी सारी। जो सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस था वो हमारा कवर हो चुका है। उसका हिंदी में मटेरियल मैं आप लोगों को आज प्रोवाइड कर दूंगी, अगर मेरे पास आज आ गया वो तो। बाकी अदरवाइज एक क्लास हमारी छूटी हुई है डिसेंट्रलाइजेशन पे, उसको भी कवर करेंगे हम किसी दिन। देखते हैं, उसका शेड्यूल एक दिन कराना है मुझे। बाकी ऑलमोस्ट आप लोगों का यूनिट कवर हो चुका है और आप लोग फर्स्ट से लेके 5th यूनिट तक अपना प्रिपरेशन सही से करिएगा। अभी आज हम पढ़ने वाले हैं समाज कल्याण प्रशासन। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि समाज कल्याण की अवधारणा क्या है, इसके अप्रोचेस, दृष्टिकोण क्या है इसका समाज कल्याण का। समाज कल्याण का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब समाज कल्याण होता क्या है, और उसका दृष्टिकोण देखने का मतलब उसके कितने दृष्टिकोण है इसको देखने के लिए समाज कल्याण को। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम कवर करेंगे और फिर देखेंगे कि समाज कल्याण प्रशासन क्या होता है, इसके इस समाज कल्याण प्रशासन के कार्य क्या क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम कवर करेंगे। और आई होप आप लोगों को स्लाइड्स शो हो रही होंगी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सामाजिक कल्याण की नीतियां पढ़ेंगे। समाज कल्याण आज हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि हमारे देश में समाज कल्याण के लिए कौन कौन सी नीतियां बनाई गई हैं और उन नीतियों का क्या बेनिफिट हो रहा है आम जनता पर, वो सारी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। उन नीतियों में हम बेसिकली 4 हमारे सिलेबस में नीतियां हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन को देखेंगे। और एक किस तरीके से ये सामाजिक कल्याण जो नीति है उसके लिए ये बनाई गई नीति है, ये किस तरीके से शिक्षा का अधिकार जो है वो मैंडेटरी हो गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है इसका। और ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मतलब नेशनल हेल्थ मिशन, इसको समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो ये दो पॉलिसीज है, हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। फिर जो हमारी थर्ड क्लास होगी उसमें हम खाद्य सुरक्षा का अधिकार मतलब राइट टू फूड, फूड सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे कि खाद्य सुरक्षा का अधिकार कब आया और किस तरीके से ये सामाजिक कल्याण में रोल प्ले कर रहा है, ये नीति किस तरीके से बेनिफिशियल है आम जनता के लिए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम मनरेगा पढ़ेंगे। मनरेगा भी एक नीति है जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आई थी। इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे और फिर ये नीति जो ये सारी ये चारों नीतियां हैं, ये किस तरीके से समाज का कल्याण कर रही हैं और किस तरीके से समाज को प्रोग्रेसिव बना रही है और किस तरीके से जनता का भला हो रहा है इन नीतियों के माध्यम से, ये सारी चीज़ों को हम
एक एक करके समझेंगे। होपफुली ये पूरा आप लोगों का यूनिट है, जिसको हिंदी में चाहिए वो बोला था कि हिंदी में सिलेबस नहीं है, तो आप लोग स्लाइड का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, सब में हिंदी में लिखा हुआ होता है। वो जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसका 3 सेक्शन में डिवाइड करके मैं सारे हिंदी लिख रखी है, तो आप लोग वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम 3 पार्ट्स में इनको कवर करेंगे। आज हम देखते हैं समाज कल्याण की अवधारणा और इसके दृष्टिकोण वगैरह देखेंगे। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि समाज कल्याण होता क्या है। समाज कल्याण जैसे सरल शब्दों में हम समझे तो समाज कल्याण क्या होता है? किसी के द्वारा किया गया कोई भी किसी के हित में कार्य, मान लीजिए एक एनजीओ है, वो लोगों के कल्याण में कार्य करता है, लोगों को जहाँ आवश्यकता होती है वहां पर उनके मदद के लिए वो पहुंच जाता है। ये सिर्फ जो समाज कल्याण की अवधारणा है ये सरकार तक ही सीमित नहीं है। मतलब सरकार ही नहीं है जो सिर्फ एक समाज के कल्याण के लिए सिर्फ नीतियां बनाती है, या फिर सिर्फ सरकार के माध्यम से ही समाज का कल्याण नहीं होता है। ये अवधारणा ब्रॉडर है, एक व्यापक अवधारणा है। इसमें आप मान लीजिए अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं, कोई एक मुसीबत में व्यक्ति है, आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके का कल्याण है। उस व्यक्ति का आप कल्याण कर रहे हैं तो उसे भी समाज का कल्याण ही कहते हैं। किसी के परिवार में अगर कोई समस्या है, उसके उसके समाधान के लिए आप उसके पास जाते हैं, आप उसकी हेल्प करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का समाज कल्याण होता है। तो ये केवल सरकार ही नहीं करती, अपितु इसमें बहुत लोगों का रोल होता है। आम दैनिक जीवन में हम लोग जो छोटी छोटी मदद कर रहे होते हैं लोगों की, वो भी एक समाज कल्याण होता है। हम किसी के कल्याण में अगर किसी के भलाई में अगर कार्य कर रहे हैं तो उसे समाज का कल्याण कहते हैं, उसे ही सामाजिक कल्याण कहते हैं। तो इसे हम सिर्फ गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट में ही नहीं समझेंगे या प्रशासन के ही कॉन्सेप्ट में नहीं समझेंगे, बल्कि हम लोगों के द्वारा भी किया गया जो समाज के हित में कार्य है वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो जो एक तरीके से अगर इसका अर्थ समझे कि होता क्या है, तो नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक सामाजिक समर्थन देना समाज कल्याण कहलाता है। मतलब जो सिटीजन्स हैं उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक सामाजिक समर्थन मतलब सोशल सपोर्ट्स उन्हें प्रोवाइड करना समाज कल्याण कहलाता है। ये कोई भी कर सकता है, एनजीओ कर सकता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है, या फिर प्रशासन कर सकता है, या एक आम जनता दूसरे के लिए कर सकता है। तो किसी की भी नीड्स है, अगर कोई बहुत जरूरत है, बेसिक उसका मूल आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए अगर कोई आवश्यक सामाजिक समर्थन दे रहा है तो उसे समाज कल्याण कहते हैं। इसका संबंध सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए बनाई गई संगठित सेवाओं एवं प्रावधानों से है। अब गवर्नमेंट, अगर इसे हम बेसिकली ऑफिशियल कॉन्सेप्ट में देखें तो इसका जो संबंध है वो जो है वो किससे है कि समस्याओं से, सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए बनाई गई संगठित सेवाएं, मतलब ऑर्गेनाइज्ड एक तरीके का भलाई के लिए बनाया गया एक संगठित सेवा या कुछ प्रावधान, ये सारी चीजें जो होती हैं ये सामाजिक समस्याओं को निपटाने के लिए बेसिकली बनाई गई होती हैं। कुछ ऐसे संगठन होता है जो इनके लिए बनाए गए होते हैं, उन्हें कहा जाता है सामाजिक कल्याण। तो जो इसका बेसिकली संबंध होता है सामाजिक कल्याण का, वो होता है सामाजिक समस्याओं के निपटारे से। किसी को समस्या है समाज में अगर कोई समस्या विद्यमान है, उसके निपटारे के लिए कुछ संगठित सेवाएं प्रदान की जाती हैं या कुछ ऐसे प्रावधान बनाए जाते हैं जिनसे वो सेवाएं मिल सकें। ये सारी चीजें होती हैं सामाजिक समस्या के निपटाने के कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, और इसी को ही समाज कल्याण कहते हैं। अब वॉल्टर ए फ्राइडलैंडर हैं, वॉल्टर ए फ्राइडलैंडर, इन्होंने कहा कि समाज कल्याण उन संगठित सेवाओं व संस्थानों का समुच्चय है जिसे व्यक्तियों और समूहों के संतोषजनक जीवन स्तर व स्वास्थ्य तथा निजी व सामाजिक संबंधों की प्राप्ति में सहयोग करने के लिए बनाया गया है,
ताकि वे अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सके। देखिए समझिए इसे कि जो वॉल्टर ए फ्राइडलैंडर हैं वो कहते हैं कि समाज कल्याण उन संगठित सेवाओं व संस्थानों का समुच्चय है, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइज जो है सेवा और संस्थान इंस्टीट्यूशंस, इन सभी का एक समुच्चय है। समुच्चय मतलब कि मिला जुला रूप है जिसे व्यक्तियों और समूहों के संतोषजनक जीवन, मतलब व्यक्तियों और जो समूह है, जो ग्रुप्स हैं, उनके सेटिस्फाइड लाइफ लेवल के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए तथा निजी सामाजिक संबंधों की प्राप्ति में सहयोग करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है बनाए जाते हैं, ताकि वे अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सकें। तो ये कहते हैं कि समाज कल्याण ऐसा संगठित जो सेवाओं व संस्थाओं का समुच्चय है जिससे जो है व्यक्ति जो अपनी संतोषप्रद जीवन जी सकता है, अपनी स्वास्थ्य तथा निजी स्तर की समस्याओं को हल कर सकता है और वो अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सकता है। तो इन्होंने माना कि समाज कल्याण एक संगठित सेवा और संस्थान का समुच्चय है। वॉल्टर ए फ्राइडलैंडर ने माना समाज कल्याण उन मूल संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है जिनके समक्ष सामाजिक समस्याओं को हल करने की चुनौती होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो समाज कल्याण है वो उन मूल संस्थाओं, मतलब उन बेसिक इंस्टीट्यूशंस और प्रोसेस का से संबंधित है, मतलब उन मूल इंस्टीट्यूशन संस्थाओं से और प्रक्रियाओं से संबंधित है जिनके समक्ष सामाजिक समस्याओं को हल करने की चुनौती है। तो इस प्रकार जो समाज कल्याण है वो एक ऐसे संस्था से संबंधित है जिनके समक्ष किसी समस्या को सुलझाने की चुनौती है और उसे उस समस्या को सुलझाना है। तो एक तरीके से एक अगर हम सही इसे सरल शब्दों में समझें तो समाज कल्याण जो है वो सेवाओं का संगठन और संस्था, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं कि समाज के कल्याण में निरंतर कार्य करती हैं। वो संस्थाएं और सेवाएं जो हैं समाज की समस्याओं को हल करने के लिए, जो समाज में चुनौतियां हैं उनको हल करने के लिए निरंतर कार्य में लगी रहती हैं। हैं जो असंख्य लोगों को प्रभावित करती हैं, मतलब बहुत बड़े एक ग्रुप को प्रभावित करती हैं और उसके समाधान के लिए संकल्पित सामूहिक प्रयासों की इसमें आवश्यक कल्याण है, सामाजिक कल्याण है, वो कोई एक नहीं कर सकता बल्कि एक संकल्पित सामूहिक प्रयास होना चाहिए। इसमें एक ग्रुप बड़ा सा होना चाहिए और वो एक संकल्प ले कि हमें समाज का कल्याण करना है। ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए या फिर ये सिर्फ एनजीओ की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, इसमें सभी का एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। तभी जो असंख्य लोग समस्याओं से जो प्रभावित होते हैं उनके समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और सामाजिक कल्याण किया जा सकता है। तो ये था समाज कल्याण की अवधारणा। अब हम देखते हैं कि एंड्रू हैवुड के अनुसार समाज कल्याण क्या है, ये समाज कल्याण के बारे में क्या कहते हैं। एंड्रू हैवुड एक राइटर है, ये आप लोग आएंगे मास्टर्स वगैरह में तो आप लोग इसको पढ़ेंगे एंड्रू हैवुड को, ये बहुत फेमस है, आईआर में बहुत ज़्यादा फेमस है, इंटरनेशनल रिलेशन में ये इनकी बुक्स वगैरह बहुत, उसमें आप लोग ग्लोबल पॉलिटिक्स पढ़ते होंगे तो एंड्रू हैवुड की बुक इसमें मेन है, ग्लोबल पॉलिटिक्स की बुक है इनकी, एंड्रू हैवुड की, वो बहुत अच्छी बुक है और बहुत इजी बुक है, इंग्लिश में है, हिंदी मीडियम वाले भी चाहें तो उसे बहुत इजीली पढ़ सकते हैं और बहुत बढ़िया लिखा हुआ है इन्होंने। तो ये राइटर है एंड्रू हैवुड, इन्होंने क्या माना है, इनके अनुसार समाज कल्याण क्या होता है। इनके अनुसार कहते हैं कि समाज कल्याण जो है सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। तो ये मानते हैं कि जो समाज कल्याण होता है वो सामाजिक समरसता, मतलब समाज में एक तरीके की समरसता, वहाँ पर सकुशलता जैसा वातावरण, उसमें समरसता मतलब समाज में रस भरा हुआ हो और राष्ट्रीय एकता और मतलब नेशनल इंटीग्रिटी को बढ़ावा देता है। तो जो समाज कल्याण होता है वो सामाजिक समरसता को और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। फिर ये मानते हैं कि समाज कल्याण समाज कल्याण से ऐसी परिस्थिति तैयार की जा सके जिससे लोगों तथा उनकी क्षमताओं का विकास हो।
ये कहते हैं कि समाज कल्याण के द्वारा हम एक ऐसी परिस्थिति तैयार कर सकते हैं जिसमें लोगों की क्षमताओं का, उनकी कैपेबिलिटी का विकास हो सके। तो ये मानते हैं कि ये जो समाज कल्याण है, यह सामाजिक वंचनाओं के प्रभाव को चुनौती देते हुए जरूरतमंदों की मदद कर समाज में समृद्धि सुनिश्चित करता है। मतलब कि जो समाज में वंचित वर्ग है, जो मतलब चीजों से वंचित है, जिसे मतलब जो गरीब समुदाय है, जिसे बहुत आवश्यकता है, इन सारी चीजों के जो प्रभाव हैं देखने को मिलता है समाज में, इन सारी चीजों का, वंचनाओं का, जरूरतमंदों का, गरीबी का प्रभाव, इन सारी चुनौतियों को ये क्या करता है, समाज में उनको मदद देता है, उन चुनौतियों का समाधान करता है समाज कल्याण, और समाज में समृद्धि सुनिश्चित करता है। तो इस तरीके से जो सामाजिक वंचनाओं के प्रभाव को चुनौती देते हुए ये जरूरतमंदों की मदद कर समाज में समृद्धि सुनिश्चित करता है, समाज का विकास सुनिश्चित करता है। तो इस तरीके से समाज कल्याण जो है वो इतना महत्वपूर्ण है कि ये जो है समाज के विकास में बहुत ज्यादा सहायक है। फिर मानते हैं कि यह बराबरी को बढ़ावा देता है। ये नोशन ऑफ इक्वलिटी को मतलब मानता है कि जब सामाजिक कल्याण लोगों तक पहुंचेगा तो एक तरीके से लोगों में बराबरी आएगी, लोग इक्वल होंगे, तो इक्वालिटी को ये बढ़ावा देगा। तो इस तरीके से ये मानते हैं कि जो समाज कल्याण है उसकी इन्होंने एक तरीके से कुछ विशेषताएं बताई हैं कि समाज कल्याण से सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है, और एक ऐसी परिस्थिति तैयार की जा सकती है इसमें जिसमें लोगों की क्षमताओं का विकास हो सके। और फिर मानते हैं कि यह जो है सामाजिक वंचनाओं के प्रभाव को चुनौती देता है और जरूरतमंदों की मदद करता है, और फिर समाज में समृद्धि सुनिश्चित करता है, और ये नोशन ऑफ इक्वालिटी यानी बराबरी को बढ़ावा देता है। तो ये एंड्रू हेवुड ने समाज कल्याण को समझाया अपने अनुसार। अब हम देखते हैं समाज कल्याण के दृष्टिकोण, अप्रोचेस कौन से होते हैं। समाज कल्याण का दृष्टिकोण या देखने का नजरिया क्या है। तो एक विलेंस्की एवं लिबॉक्स हैं, इन्होंने दो अवधारणा दी, दृष्टिकोण को अवधारणा भी कहते हैं। तो इनके अनुसार दो दृष्टिकोण थे। विलेंस्की और लिबॉक्स ने अपने मतलब इन्होंने दो दृष्टिकोण बताए समाज कल्याण के। सबसे पहला इनका अवधारणा जो था वो था अवशिष्ट अवधारणा। अवशिष्ट मतलब विशिष्ट तरीके का, एक अवशिष्ट तरीके का इन्होंने अवधारणा दिया, जिसका तात्पर्य है कि समाज एक सेकेंड, स्लाइड शो नहीं हो रही है शायद। इसका क्या तात्पर्य है? अवशिष्ट अवधारणा का तात्पर्य है कि समाज कल्याण की संस्थाओं को उसी वक्त सक्रिय होने की जरूरत है जब आपूर्ति, परिवार, बाजार जैसी साधारण संरचनाएं टूट जाएं। तो ये कहते हैं, जो लिबॉक्स हैं या विलेंस्की हैं, ये दोनों मानते हैं, जो पहली अवधारणा देते हैं विशिष्ट अवधारणा, तो वो कहते हैं कि इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जो समाज कल्याण की संस्थाएं हैं, जो समाज कल्याण में इंस्टीट्यूशंस लगे हुए हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस लगे हुए हैं, उनको उस वक्त एक्टिव होना चाहिए, सबसे ज्यादा उस वक्त सक्रिय होना चाहिए जब एक परिवार, बाजार और आपूर्ति जैसी जो साधारण संरचना है वो टूट जाए। मतलब जब एक परिवार असफल हो जाए अपने समस्याओं को हल करने में, बाजार असफल हो जाए लोगों की जरूरतों को पूरा करने में, आपूर्ति होनी कम हो जाए, लोगों की आप जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनकी आपूर्ति होनी कम हो जाए, तब उस समय जो है समाज कल्याण की जो संस्थाएं हैं उनका एक्टिव होना बहुत जरूरी है। उस समय इन संस्थाओं को आगे आने की बहुत आवश्यकता है। वर्तमान के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं कि इस समय जो बड़ी सारी संस्थाएं हैं, बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों के मदद के लिए लगे हुए हैं। मतलब इस समय जब एक तरीके से माना जा रहा है कि प्रशासन फेल हो रहा है, गवर्नमेंट फेल हो रही है, लोगों को डील करने में, लोगों की समस्याएं, जो कोविड जैसी समस्याएं हैं उनको हल करने में जब वो फेल हो रही है, तो इस समय आप लोग देखेंगे कि
जो अन्य लोग हैं, बाहरी लोग हैं, जो मतलब हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों की मदद इस समय ज्यादा मिल रही है, वो आगे आ रहे हैं। कुछ ऐसे एनजीओज हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो आगे आ रही हैं और बढ़कर इनमें अपना योगदान दे रही हैं, ताकि इन समस्याओं के साथ जूझा जाए, इन समस्याओं का हल किया जा सके। तो ये जो है अवशिष्ट अवधारणा है। इन्होंने माना कि जो अवशिष्ट अवधारणा है, इसका तात्पर्य यह है कि समाज कल्याण की जो संस्था है उसको उस वक्त सबसे ज्यादा सक्रिय होना चाहिए जब सारी संरचनाएं टूटनी शुरू हो जाएं, जब सारी जो मेन संरचनाएं हैं, लाइक बाजार, परिवार या सरकार, ये सारी जो संरचनाएं हैं जब टूटनी शुरू हो जाएं, तब जो है एक समाज कल्याण की जो संस्थाएं हैं लगी हुई हैं कार्य में, इनको एक्टिव हो जाना चाहिए। अवशिष्ट अवधारणा दो प्राकृतिक माध्यमों पर आधारित है। जो अवशिष्ट अवधारणा है ये दो प्राकृतिक माध्यमों पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। तो मोटे तौर पे जो ये अवशिष्ट अवधारणा है, ये दो एक नेचुरल माध्यम पर आधारित है, जिसके द्वारा जो है व्यक्ति की जरूरतों को पूरा किया जा सके। सबसे पहला है परिवार, दूसरा है बाजार अर्थव्यवस्था। एक परिवार होता है और एक बाजार होता है। ये दोनों ऐसे प्राकृतिक माध्यम हैं जिससे जो है व्यक्ति की जरूरतों को पूरा किया जाता है। व्यक्ति अपना बेहतर जीवन जी सकता है, या तो परिवार में रह के या वो बाजार से लाभ उठा के। तो ये दो मेन जो है ये जरूरत की चीजें या दो प्राकृतिक माध्यम माने गए हैं विशिष्ट अवधारणा में। परंतु कई बार होता है कि परिवार और बाजार दोनों फेल हो जाता है। कई बार होता है परिवार अपने संकट से नहीं जूझ पाता है, और कई बार होता है कि बाजार जो है अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में फेल हो जाता है। तो ये जो परिवार और बाजार का नोशन है, ये भी फेल हो जाता है कई बार। तो जब ये कभी कभी जब ये संस्थाएं पर्याप्त रूप से क्रियान्वित नहीं कर पाती हैं समस्याओं को, जब ये जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हो जाती हैं या असफल हो जाती हैं, ये जो बाजार और परिवार जैसी संस्था है, जब ये असफल हो जाती है, तब तीसरी व्यवस्था की मदद ली जाती है, और वो तीसरी व्यवस्था है समाज कल्याण की संरचना। इसी तीसरी व्यवस्था को अवशिष्ट संस्था का नाम दिया जाता है। इसमें जो है आपात कार्यों को वरीयता दी जाती है। तो समझ रहे होंगे आप लोग कि किस तरीके से जो है समाज कल्याण की जो संरचना है वो जो है मेन है। जब सारी संस्थाएं फेल होने लगती हैं, जब सारी जो जरूरतमंद संस्थाएं हैं, जो जरूरतमंद संरचनाएं हैं, ये फेल होने लगती हैं, टूटने लगती हैं, तब जो है ये समाज कल्याण की संरचना जो है वो काम में आती है, और ये जो है आपात कार्यों को ज्यादा वरीयता देता है। ये जो समाज कल्याण की संरचना है, अब जैसे आपात की स्थिति हो जाती है, आपात मतलब एक इमरजेंसी टाइप हो जाता है। देखिए कोविड को लेके भी एक इमरजेंसी टाइप हो गया है। सब बोला जा रहा है कि अब देश में एक इमरजेंसी ले आने की जरूरत है, इसे आपात घोषित करना चाहिए, क्योंकि अब ये रुक नहीं रहा है। इसको रोकने के लिए बड़े सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है, तब जो है समाज कल्याण की जो संरचनाएं हैं, संस्थाएं हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं, और वो अपने कार्य फिर भलाई में तुरंत लगाना शुरू कर देती हैं। तो ये पहला अवधारणा था इसका, अवशिष्ट अवधारणा। अब हम देखते हैं दूसरी अवधारणा। दूसरी अवधारणा है संस्थानिक अवधारणा। संस्थानिक अवधारणा में इसमें इसका क्या तात्पर्य है, इसमें जो है कल्याणकारी सेवाओं को सामान्य समझा जाता है। मतलब एक जनरलाइजेशन के रूप में देखा जाता है, एक जनरल तरीके से समझा जाता है। इसमें आधुनिक औद्योगिक समाज में पहली कतार की जिम्मेदारियों के रूप में इसे देखा जाता है। मतलब कि जो ये मॉडर्न औद्योगिक है, जिसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, इन पर इसका ज्यादा फोकस होता है। मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन को इन पहली कतार में ही रखते हैं, उनकी जिम्मेदारियों को ये उसको पहले महत्व देते हैं। तो इस तरीके से कहते हैं कि समाज कल्याणकारी जो सेवाएं हैं वो सामान्य हैं, और ये सारी जो इनकी कल्याणकारी सेवाएं होती हैं, ये आधुनिक औद्योगिक समाज में ही केंद्रित होती हैं। मतलब ये जो है मॉडर्न इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी है,
उन्हीं में ही ये समाज कल्याण जो है, जितनी भी कल्याणकारी सेवाएं हैं, ये सारी उन्हीं के पास ही केंद्रित होती हैं। तो इसे ये सामान्य रूप से समझते हैं। संस्थानिक अवधारणा जो है समाज कल्याण को जटिल, अन्योन्याश्रित, जारी रहने वाली प्रक्रिया के तौर पे देखती है। जो संस्थानिक अवधारणा है वो क्या करती है कि जो ये समाज कल्याण को किस रूप में देखती है, ये समाज कल्याण को एक जटिल और अन्योन्याश्रित, मतलब लगातार निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया के तौर पे देखती है। यह एक ऐसी सामान्य सामाजिक संस्था जो व्यक्ति को उनके अंतर्निहित सामर्थ्य को पहचानने में मदद और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने को प्रेरित करती है। तो जो संस्थानिक अवधारणा है वो मानती है कि जो ये कल्याणकारी समाज है, ये जो है ऐसी सामान्य सामाजिक संस्था है, जो मतलब एक ऐसी जनरल सामाजिक संस्था है, सामान्य सामाजिक संस्था है, जो व्यक्ति को उनके अंतर्निहित सामर्थ्य को पहचानने में मदद करती है, और जो उपलब्ध संसाधन होते हैं, जो उपलब्ध रिसोर्सेज होते हैं, उनका किस तरीके से उपयोग करना है, उसका किस बेहतरी से उपयोग करना है, किस बेहतर तरीके से उपयोग करना है, उसको जो है प्रेरित करती है कि मतलब बेहतर तरीके से संसाधनों का उपयोग किया जा सके। तो इस तरीके से इन्होंने जो है कल्याणकारी सेवाओं को सामान्य समझा, एक ऐसी सामान्य सामाजिक संस्था माना जो क्या करता है, व्यक्ति के सामर्थ्य को पहचानने में मदद करता है, और जो उपलब्ध संसाधन है उनका बेहतर उपयोग करने के लिए उन्हें मदद करता है, उसको प्रेरित करता है। तो इस तरीके से ये दो अवधारणाएं हैं, दो दृष्टिकोण हैं सामाजिक कल्याण के। अब हम देखते हैं समाज कल्याण के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं सामाजिक कल्याण के। गिव मी सम टाइम। ठीक है। हम समाज कल्याण के प्रमुख लक्षण देख रहे थे कि समाज कल्याण के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। लक्षण एक तरीके से विशेषताएं भी होती हैं और जिसे कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं। तो उस समाज कल्याण के प्रमुख लक्षण में हम देखते हैं कि विलेंस्की और लिबॉक्स ने इसके 5 लक्षण बताए। विलेंस्की और लिबॉक्स, जिसके अभी हमने अप्रोचेस पढ़े, इन्होंने ही इसके 5 लक्षण बताए, 5 कैरेक्टरिस्टिक बताए। सबसे पहले इन्होंने बोला औपचारिक संगठन समाज कल्याण। इन्होंने माना कि जो समाज कल्याण की गतिविधियां होती हैं, समाज कल्याण की जो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, वो औपचारिक तौर पे संगठित होती हैं। मतलब औपचारिक संगठन इसमें व्याप्त होता है, वो फॉर्मली संगठित होती हैं गतिविधियां, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इनमें मतलब जो समाज कल्याण के लिए जो गतिविधियां होती हैं
वो उनके कुछ नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। तो इसलिए जो है ये एक तरीके से औपचारिक रूप से संगठित होती हैं। तो इन्होंने इसका पहला लक्षण बताया, वो था कि औपचारिक संगठन, जिसके अंतर्गत जितनी भी गतिविधियां हैं सामाजिक कल्याण की, जितने भी कार्य हैं, वो जो है एक दूसरे से औपचारिक रूप से जुड़े हुए हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब लोग किसी की मदद कर रहे होते हैं तो वो ये नहीं देखते कि ये अपना है, पराया है, या फिर फलाना ढिमका, कुछ नहीं देखते हैं। वो जब मदद कर रहे होते हैं तो एक स्वच्छ मन से उस लोगों की वो मदद करते हैं। तो एक तरीके से इसमें जुड़ाव होता है, आत्मीयता होती है। और इसमें कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे रेगुलेशंस फॉर्म्स होते हैं, जिसके कारण जो है ये एक औपचारिक संगठन का रूप ले लेते हैं, मतलब औपचारिक रूप से ये संगठित होते हैं। दूसरा इन्होंने कहा सामाजिक प्रयोजन और जवाबदेही। सामाजिक प्रयोजन का संबंध जो है वो समाज से लगाया जा सकता है, सामाजिक स्वीकृति से लगाया जा सकता है, उसके उद्देश्यों से, उसकी प्रक्रियाओं के अस्तित्व से। तो इसमें क्या होता है कि जो सामाजिक प्रयोजन है समाज कल्याण के लिए, उनसे उनमें सामाजिक जवाबदेहिता भी व्याप्त होती है। मतलब जो सामाजिक प्रयोजन, प्रयोजन मतलब प्लानिंग, कार्य, तो समाज कल्याण का जो प्रमुख लक्षण होता है वो होता है सामाजिक प्रयोजन के थ्रू मदद करना, मतलब सामाजिक प्लानिंग के थ्रू, एक सोशल प्लानिंग के थ्रू मदद करना। और जवाबदेही भी व्याप्त होती है इसके अंतर्गत। जवाबदेही मतलब रिस्पॉन्सिवनेस, हम मदद तो कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम जवाबदेही भी है उसके कि हाँ हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप हमसे बता सकते हैं, अगर आपको हमारा हेल्प अच्छा नहीं लग रहा है तो आप वो भी बोल सकते हैं। तो एक तरीके से इसमें जो है रिस्पॉन्सिवनेस भी व्याप्त होती है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? ठीक है। अब तो अभी तक हमने समझा इसका प्रमुख लक्षण। पहला कि औपचारिक संगठन, कि किस तरीके से जो सामाजिक कल्याण की गतिविधियां हैं वो औपचारिक रूप से संगठित होती हैं। और दूसरा हमने समझा कि सामाजिक प्रयोजन के तहत जो है सामाजिक कल्याण करा जाता है और इसमें जो है जवाबदेहिता भी व्याप्त होती है। और फिर लाभ की मंशा का ना होना, मतलब जब हम किसी समाज के हित में हम कार्य कर रहे हैं तो वहां हमें किसी बेनिफिट को ध्यान में नहीं रखना है, उससे हमें क्या फायदा मिल रहा है, क्या नुकसान मिल रहा है, इन चीजों को ध्यान में नहीं रखना है। हमें लाभ की मंशा हमारे मन में नहीं होनी चाहिए, तभी हम समाज के हित में कार्य कर सकते हैं। कोई भी संगठन हो, कोई भी बाजार हो, कोई भी संस्था हो, उसके मन में जब वो समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहा है तो उसके मन में लाभ की मंशा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लालच बस किसी की सेवा कर रहा है, ऐसा बिल्कुल उसके मन में नहीं होना चाहिए। फिर इसका प्रमुख लक्षण है कि कामकाजी सामान्यीकरण। कामकाजी सामान्यीकरण मतलब कि जो एक तरीके से जनरलाइजेशन है सामान्यीकरण। और जब समाज कल्याण के लिए जाते हैं हम, एक सेकेंड रुकिएगा, किसी को समस्या हो रही है क्या? कुछ आ रही है आवाज? okay. हाँ, कामकाजी सामान्यीकरण हम समझ रहे हैं। तो कामकाजी सामान्यीकरण मतलब होता है कि कई बार क्या होता है कि लोगों की इतनी ज्यादा आकांक्षाएं होती हैं, लोगों की इतनी ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं कि वो पूरी नहीं हो पाती हैं। वो मतलब कई बार उनकी जरूरतें जो हैं अधूरी रह जाती हैं। और कुछ ऐसी मानवीय आकांक्षाएं होती हैं जिनकी कोई सीमा ही नहीं होती है। तो इन सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो समाज कल्याण जो दिया जाता है उसे कामकाजी सामान्यीकरण कहा जाता है। मतलब जब लोगों की जो बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, या फिर
उनकी कुछ आकांक्षाएं अधूरी रह जा रही हैं, तो उस समय जब जो उनके हित में कार्य दिया जाता है उसे कामकाजी सामान्यीकरण कहा जाता है। मानव उपभोग के साथ संबंध, मतलब समाज, विलेंस्की और लिबॉक्स कहते हैं कि जो समाज कल्याण है वो डायरेक्टली जो है मानव उपभोग के साथ संबंधित होना चाहिए, मतलब उसे मानव उपभोग करे वो उन कल्याणों को, वो कहीं बीच में इधर उधर डेविएट ना हो। उसका सीधा संबंध जो होना चाहिए वो मानव उपभोग के जरूरतों के साथ होना चाहिए। मतलब जो मानव उपभोग का जो मेन आवश्यकता है मानव की, उसके लिए कार्य किया जाना चाहिए, तभी वो समाज कल्याण कहलाएगा। क्योंकि वो सीधा रिलेटेड होगा मानव की जरूरतों से, तो वो सामाजिक कल्याण कार्य कहलाएगा। तो इस तरीके से विलेंस्की और लिबॉक्स ने 5 लक्षण बताए समाज कल्याण के। पहला प्रशासन, औपचारिक संगठन, दूसरा सामाजिक प्रयोजन और जवाबदेही, तीसरा लाभ की मंशा का ना होना, चौथा कामकाजी सामान्यीकरण, और पांचवा मानव उपभोग के साथ डायरेक्टली संबंध होना सामाजिक कल्याण का। तो इस तरीके से समाज कल्याण के प्रमुख 5 लक्षण विलेंस्की और लिबॉक्स ने दिए। अब हम समझते हैं प्रशासन, समाज कल्याण प्रशासन। अभी तक हमने समझा सिर्फ समाज कल्याण क्या होता है। अब हम देखते हैं समाज कल्याण प्रशासन क्या होता है। तो समाज कल्याण प्रशासन को समझने के लिए एक ऑथर है जॉन सी किडनी। जॉन सी किडनी है, इन्होंने क्या कहा कि जो समाज कल्याण प्रशासन है वो सामाजिक नीति को सामाजिक सेवाओं में बदलने तथा सामाजिक नीति को मूल्यांकित एवं संशोधित करने में अनुभव के प्रयोग की एक प्रक्रिया है। मतलब कि जो समाज कल्याण प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, वो सामाजिक नीति को सामाजिक सेवा में बदलने का कार्य करता है। मतलब जो सोशल पॉलिसीज हैं उनको सोशल वेलफेयर में बदलता है, वो सामाजिक सेवाओं में बदलने का, तथा सामाजिक नीति को मूल्यांकित, सामाजिक जो नीति है, सोशल पॉलिसीज है, उसको मूल्यांकित और संशोधित करने में अनुभव के प्रयोग की एक प्रक्रिया है। तो इन्होंने माना कि सामाजिक कल्याण प्रशासन जो है बेसिकली ये सामाजिक नीति को सामाजिक सेवा में बदलता है और फिर उस सामाजिक नीति को मूल्यांकित और संशोधित करता है। मतलब एक तरीके से सामाजिक प्रशासन, सामाजिक कल्याण प्रशासन का ये कार्य है कि जो सामाजिक नीति है उसे सामाजिक सेवा में बदले और उस सामाजिक नीति का मूल्यांकन करे और उसमें संशोधित करे आवश्यकता के अनुसार। तो जॉन सी किडनी ने इसको इस तरीके से परिभाषित किया। अब हम देखते हैं ऑर्थर डनहम। ऑर्थर डनहम ने भी समाज कल्याण प्रशासन के बारे में बताया। इन्होंने क्या माना कि समाज कल्याण प्रशासन से आशय उन सहायक एवं सुविधाजनक क्रियाकलापों से है जो किसी सामाजिक संस्था द्वारा प्रत्यक्ष सेवा करने के लिए अनिवार्य है। मतलब कि जो समाज कल्याण प्रशासन है वो उसका आशय यह है कि उन सहायक एवं सुविधाजनक क्रियाकलाप, मतलब ऐसा कुछ सपोर्ट्स और जो फैसिलिटेटर तरीके का एक जो क्रियाकलाप होता है, एक्टिविटीज होती हैं जो किसी सामाजिक संस्था द्वारा मतलब जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है उसके द्वारा जो है प्रत्यक्ष सेवा करने के लिए अनिवार्य है। मतलब वो डायरेक्ट सेवा कर रही हैं, सीधे तौर पे वो सामाजिक संस्था जो है वो सीधे तौर पे एक सुविधाजनक कार्य कर रहा है लोगों के लिए, वो लोगों के हित में कार्य कर रहा है, सुविधाजनक कार्य कर रहा है, उसे जो है समाज कल्याण प्रशासन कहा ऑर्थर डनहम ने। मतलब माना कि एक ऐसा सामाजिक संस्था जो डायरेक्ट जाके लोगों की सहायता कर रहा है और उनको सुविधाएं प्रदान कर रहा है, तो वो समाज कल्याण प्रशासन होता है। समाज कल्याण प्रशासन के कार्य देखते हैं क्या क्या होते हैं। रोजमेरी सॉरी और आर्थर डनहम ने कुछ कार्य बताए समाज कल्याण प्रशासन के। रोजमेरी सारी और आर्थर डनहम जो है इन्होंने माना कि समाज कल्याण प्रशासन के विभिन्न कार्य होते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहला कार्य होता है सामाजिक जनादेश को कामकाजी नीतियों में बदलना और संगठनात्मक व्यवहार को लक्षित करना। मतलब जो सामाजिक जनादेश है, समाज के जितने भी जन का आदेश, जनादेश मतलब जनता का आदेश, जितना भी सामाजिक जनता का आदेश है उसको कामकाजी नीतियों में बदलना। मतलब
सही मायने में कामकाजी नीतियों में उन सारे जनादेशों को बदलना, उन सारे मांगों को, जनादेश मतलब आदेशों को, जनता के आदेशों को नीतियों में बदलना और संगठनात्मक व्यवहार को लक्षित करना और एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को लक्षित करना और कामकाजी नीतियों में बदलना। तो ये इन्होंने सबसे पहला कार्य माना सामाजिक कल्याण प्रशासन का, कि सामाजिक कल्याण प्रशासन का कार्य है सामाजिक जनादेश को कामकाजी नीतियों में बदलना और संगठनात्मक व्यवहार को लक्षित करना। दूसरा कार्य है संगठनात्मक संरचना और प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करना जिससे लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। तो इन्होंने माना कि जो समाज कल्याण प्रशासन है उसका दूसरा मुख्य कार्य यह है कि जो संगठनात्मक संरचना है और उसकी प्रक्रिया है उसकी रूपरेखा तैयार करना, संगठनात्मक संरचना का और उसकी प्रक्रिया का रूपरेखा तैयार करना जिससे जो है लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो इस तरीके से मान लीजिए एक संगठन है, उसकी संरचना को और उसकी प्रक्रिया को इस तरीके से रूपरेखित करना है जिससे जो लक्ष्य, हमारा लक्ष्य है सामाजिक कल्याण का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके। तीसरा कार्य ये है कि सामग्री, कर्मचारी, ग्राहक और सामाजिक वैधता के रूप में मौजूद संसाधनों को संरक्षित रखना। मतलब जितने भी संसाधन मौजूद हैं वर्तमान में, लाइक सामाजिक वैधता के रूप में या कर्मचारी, ग्राहक के रूप में, इन सारे जो संसाधन हैं, इन सारे संसाधनों को संरक्षित रखना है, इनको सुरक्षित रखना है, ये सामाजिक कल्याण प्रशासन का मुख्य कार्य है। फिर जरूरी तकनीकों का चुनाव और अभियांत्रिकी। तो जो समाज कल्याण प्रशासन है उसका मुख्य कार्य यह भी है कि जितने भी जरूरी तकनीकें हैं, आवश्यक जो टेक्नोलॉजीज हैं और उनका चुनाव करना और जितने भी अभियांत्रिकी हैं उनको भी ध्यान में रखना। मतलब जब हम समाज के कल्याण में कार्य कर रहे हैं तो जितने भी नए तकनीक हैं उनका प्रयोग करें, जितने भी अभियांत्रिकी हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, इन सारी चीज़ों का चुनाव सही से करना ताकि समाज कल्याण में उनका प्रयोग किया जा सके। तो और संगठनात्मक व्यवहार को और प्रभावी और सक्षम बनाना। तो जो समाज कल्याण प्रशासन है उसका मुख्य कार्य यह भी है कि जो संगठनात्मक व्यवहार है उसको और प्रभावी बनाए और सक्षम बनाए उसे। तो इस तरीके से ये जो समाज कल्याण प्रशासन है वो मुख्यतः संगठनात्मक पर बेस्ड होता है कि संगठनात्मक जितने भी संरचनाएं, प्रक्रियाएं हैं उनकी रूपरेखा तैयार की जा सके, जितने मौजूद संसाधन हैं उनको संरक्षित किया जा सके, जरूरी तकनीकों का चुनाव किया जा सके और जितने भी संगठनात्मक व्यवहार हैं उनको और प्रभावी बनाया जा सके, सक्षम बनाया जा सके और संगठनात्मक प्रदर्शनों का मूल्यांकन भी यही करते हैं। तो इस तरीके से जो समाज कल्याण प्रशासन है इनके मुख्य ये कार्य हैं जिसे रोजमेरी सारी और आर्थर दुनहम ने बताया। अब हम देखते हैं समाज कल्याण प्रशासन का विश्लेषण। मतलब अब इजी वे में कि समाज कल्याण प्रशासन मुख्यतः होता क्या है। समाज कल्याण प्रशासन का विश्लेषण देख लेते हैं हम। समाज कल्याण प्रशासन जो है वो एक प्रक्रिया है जिसमें विशेष ज्ञान, सिद्धांत एवं निपुणता होती है। मतलब समाज कल्याण प्रशासन जो है वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विशेष ज्ञान, सिद्धांत एवं निपुणता होती है। उस प्रोसेस में क्या क्या होता है? विशेष ज्ञान विद्यमान होता है, सिद्धांत थ्योरी विद्यमान होती है और निपुणता होती है। तो इस तरीके से जो समाज कल्याण प्रशासन है वो एक प्रक्रिया है। फिर इसके द्वारा सामाजिक संस्थाओं का नियंत्रण, संचालन तथा संगठन किया जाता है। तो जो समाज कल्याण प्रशासन है इसके द्वारा सामाजिक संस्थाओं का नियंत्रण किया जाता है, जितने भी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है उनका नियंत्रण किया जाता है, उनका संचालन किया जाता है तथा उनका संगठन भी किया जाता है। ये मुख्य कार्य है समाज कल्याण प्रशासन के।
और समाज कल्याण प्रशासन व्यक्तियों, समूहों तथा समुदायों को सामाजिक सेवा प्रदान करता है। तो जो समाज कल्याण प्रशासन है वो जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी समूह हैं, ग्रुप्स हैं और जितने भी समुदाय हैं, कम्युनिटीज हैं, इनको क्या करता है, वो सामाजिक सेवा प्रदान करता है। सामाजिक संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति जो है उद्देश्य की प्राप्ति इसके द्वारा की जा सकती है। तो जितने भी सामाजिक संस्था के उद्देश्य हैं वो समाज कल्याण प्रशासन के द्वारा जो है अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो सामाजिक कल्याण प्रशासन है उसको हमने समझा कि इस बेसिकली ये होता क्या है। ये समाज कल्याण प्रशासन एक प्रक्रिया है जिसमें विशेष ज्ञान, सिद्धांत एवं निपुणता होती है। फिर इसके द्वारा सामाजिक संस्थाओं का नियंत्रण किया जाता है, संचालन किया जाता है, उसका संगठन किया जाता है। उसके बाद व्यक्तियों, समूहों तथा समुदायों को सामाजिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं इसके द्वारा, और सामाजिक संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति भी समाज कल्याण प्रशासन के द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं समाज कल्याण प्रशासन के सिद्धांत, थ्योरीज, मतलब समाज कल्याण प्रशासन के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं समाज कल्याण प्रशासन के। कि एक प्रशासन है जो समाज कल्याण पर आधारित एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, उसके मोटे मोटे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सिद्धांत क्या हैं। तो जो सबसे पहला सिद्धांत है वो है समाज कल्याण संस्था के कार्य और उद्देश्य स्पष्ट तौर पर परिभाषित किए जाने चाहिए। तो जितने भी समाज कल्याण संस्था हैं, जितने भी समाज कल्याण में लगे हुए इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके कार्य और उनके उद्देश्य स्पष्ट तौर पर परिभाषित होने चाहिए। मतलब उनमें स्पष्टता होनी चाहिए उनके कार्यों में, उनके उद्देश्यों में, ताकि किसी को समझने में मुश्किल ना हो, उसे आसानी से समझा जा सके। तो जितने भी सामाजिक कल्याण की संस्थाएं हैं, इनको चाहिए कि उनके जो कार्य हैं और उद्देश्य हैं वो स्पष्ट तौर पे परिभाषित किए गए हों। फिर इनकी योजनाओं का निर्धारण वास्तविक जरूरतों के आधार पर होना चाहिए। तो जो समाज कल्याण प्रशासन है, इनके जो योजनाएं हैं उसका निर्धारण जो होना चाहिए वो वास्तविक जरूरतों के आधार पर होना चाहिए, रियल जो हमारी नीड्स हैं उनके आधार पर होना चाहिए। फिर संस्था जो है बेहतर संगठित होनी चाहिए। तो ये समाज कल्याण प्रशासन में जितनी भी समाज कल्याण की जो संस्थाएं हैं वो जो है बेहतर तरीके से, विशिष्ट तरीके से संगठित होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में होनी चाहिए, मतलब बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए, वो एक तरीके से संगठित होनी चाहिए। संस्था का ठोस कर्मचारी नीतियों और बेहतर काम करने की स्थितियों में काम करना चाहिए। तो जो ये जितनी भी समाज कल्याण संस्थाएं हैं, इनको ठोस कर्मचारी नीतियों पर और बेहतर काम करने की स्थितियों में काम करना चाहिए। मतलब इनके अंदर जितने भी कर्मचारी हैं वो सशक्त होने चाहिए, जो नीतियां बन रही हैं वो सशक्त होनी चाहिए और एक बेहतर काम इन्हें करना चाहिए। अपने संगठन में, अपने संस्था में ऐसी स्थितियां ले आनी चाहिए ताकि जो है बेहतर कार्यों को किया जा सके। फिर इस जो ये संस्थाएं हैं, समाज कल्याण की संस्था की पहचान मानव कल्याण के मूल उद्देश्य से होनी चाहिए। कोई भी संस्था है समाज कल्याण के रूप में, जो भी संस्था है उसकी पहचान किस रूप में होनी चाहिए, मानव कल्याण के रूप में होनी चाहिए। उसका जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए मानव का कल्याण करना होना चाहिए। तो जो उसकी अपनी पहचान है वो बेसिकली मानव कल्याण के मूल उद्देश्य से होनी चाहिए, तभी वो संस्था कारगर साबित हो सकती है। संस्थानों को नियमित अंतराल पर बीते वर्ष की सफलताओं और असफलताओं, मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों तथा अपने ग्राहकों को बेहतरी के लिए आगे उठाए जाने वाले कदमों का स्वमूल्यांकन करते रहना चाहिए। मतलब जितने भी ये समाज कल्याण की संस्थाएं हैं, इनको समय समय पर अपने जितनी भी सफलताएं हैं, जितनी भी असफलताएं हैं और जो मौजूदा कार्यक्रम जो चल रहा है और आने वाला कार्यक्रम और उसके अंदर जितने भी ग्राहक है उनके लिए क्या क्या बेहतर हो सकता है, इन सब चीजों के लिए, इन सारी जो चीजें हैं इनका संस्थाओं के द्वारा मूल्यांकन किया जाता रहना चाहिए। कि मतलब ये नहीं कि कार्य करते रहो, बस कार्य करते रहो, उससे कुछ फायदा नहीं है। कहाँ सफल हो रहे हो, कहाँ असफल हो रहा है वो संस्था, इस बात का उसे अपने आप ही मूल्यांकन करना चाहिए। तो ये समाज कल्याण प्रशासन से के कुछ सिद्धांत हैं
कि किस तरीके से इनमें जो है जो समाज कल्याण की संस्थाएं हैं वो किस तरीके से अपने कार्यों को करे, उनके जो परिभाषा उद्देश्य कार्य हैं उनकी परिभाषा स्पष्ट हो, और जो वास्तविक जरूरत है वो जनता की जरूरतों के आधार पर उनका निर्माण होना चाहिए। वास्तविक कार्यों का संस्था बेहतर तरीके से कार्य करनी चाहिए, और जो इनका उद्देश्य होना चाहिए वो मानव का कल्याण होना चाहिए, और अपनी सफलताओं और असफलताओं का समय समय पर इन्हें मूल्यांकन करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पॉलिसीज़, सोशल वेलफेयर की पॉलिसीज़। अभी जो समझ नहीं आया होगा शायद 4:18 हो रहे हैं, 4:20 पे अभी माइक ऑन हो जाएगा आपका, तो आप लोग पूछ लीजिएगा। आज हमने सिर्फ समझा है क्या होता है सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण के सिद्धांत क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, और फिर हमने समझा सामाजिक कल्याण प्रशासन क्या होता है और उसके दृष्टिकोण, उसके सिद्धांत क्या क्या हैं। तो इस तरीके से आज हमने सामाजिक कल्याण समझा। अब हम सामाजिक कल्याण की नीतियां नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, जिसमें राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, और स्वास्थ्य मिशन हम समझेंगे। फिर उसके बाद आने वाली क्लास में 2 और नीतियों को करेंगे। थैंक यू सो मच। मैम, इफ यू आर देयर देन प्लीज अनम्यूट माइक, लोगों का माइक अनम्यूट कर लीजिए। चेक करिए आप लोग, अपना माइक अनम्यूट हो रहा है क्या? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। यस मैम। मैम आपकी तो वॉइस नहीं आती है तो क्लियर। हेलो। फिर आपके नेटवर्क में कनेक्शन में प्रॉब्लम होगा। मेरा तो देखिए वाईफाई चल रहा है, और जब जब आप लोग बोल रहे हैं तब तक मैं रिफ्रेश कर रही हूँ उसको। संस्थानिक अवधारणा के बारे में मैम आप क्लास बहुत ही ज्यादा, वॉइस बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट आ रही थी, मतलब बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था, रुक रुक के बिल्कुल सुनाई दे रहा था। अच्छा, मैम मुझे एक डाउट था, आपने जो सामाजिक कल्याण के लक्षण बताए थे उसमें औपचारिक संगठन बताया था, तो ये जरूरी है और अनौपचारिक संगठन भी तो होते जो कार्यरत होते हैं। औपचारिक संगठन भाई सभी एक एक करके क्वेश्चन करो प्लीज। तो औपचारिक संगठन मतलब वो संगठन, ऑर्गेनाइजेशन वाला संगठन नहीं है। इसमें इनमें एक तरीके से औपचारिक सांगठनिकता होती है कि वो जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, औपचारिक तौर पे जुड़े हुए होते हैं, ऑफिशियली जुड़े हुए होते हैं। उसमें अनऑफिशियल भी हो सकते हैं। एक ही मैंने पहले ही बोला था कि संगठन एक संगठन भले में कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि इसमें कई सारे संगठन लगे हुए हैं। जो लक्षण है कि मतलब इसमें बोला गया है कि जो औपचारिक संगठन है कि जितनी भी गतिविधियां हैं सामाजिक कल्याण की, जितने भी कार्य हैं सामाजिक कल्याण के, वो औपचारिक से संगठित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें रूल्स देखे जाते हैं, रेगुलेशन देखे। औपचारिक का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर एक नॉर्म सेट होता है। हम किसी का कल्याण करने जा रहे हैं तो हम ऐसे नहीं पहुंचेंगे, उसे जरूरत होगी तभी जाएंगे हम। किसी का हम फालतू में, मतलब जिसे जरूरत नहीं है उसके पास नहीं जाएंगे। तो उसमें रूल्स लगे हुए हैं कि आवश्यकता है उसको तभी हम उसकी मदद कर रहे हैं। तो एक तरीके से जितनी भी गतिविधियां हैं वो औपचारिक रूप से संगठित है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू।
हेलो मैम। हाँ जी। मैम मेरे क्वेश्चन। हेलो हाँ हाँ बोलो। मैम, कामकाजी सामान्यीकरण जो उसका एक लक्षण है उसे एक और बार डिफाइन कर देते हैं आप। क्या बोल रहे हैं आप? वॉइस क्लियर नहीं है, फिर से एक बार बोलो। मैम, कामकाजी सामान्यीकरण वाला जो आपने टॉपिक बताया था प्रमुख लक्षण में। ठीक है। कामकाजी सामान्यकरण में क्या है कि कई बार होता है कि हम देखते हैं कि जो जनता की जो जरूरतें होती हैं वो अधूरी, मतलब पूरी नहीं हो पाती हैं, वो अधूरी रह जाती हैं। जो उनकी इच्छाएं होती हैं, मान लीजिए जो उनकी आकांक्षाएं होती हैं, तो वो कई बार अधूरी रह जाती हैं। तो जब उनको पूरा किया जाता है समाज कल्याण संस्था द्वारा, तो उसे जो है कामकाजी सामान्यीकरण कहते अरे ये हैं। बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो रहा है मैम, प्लीज थोड़ा तेज बोलिए। हेलो हेलो, आ रही आवाज? म्यूट करेंगे यस तो मैम, आ मैम रही है। की वॉइस क्लियर मैम आएगी। आपने अभी बोला ना ये है जैसे मतलब एक ही तरह आनी चाहिए, आप थोड़ा तेज। सुनिए सुनिए सुनिए, बीच आप में ज्योति स्लो पहले करती अपने है। आप को अनम्यूट करो, क्योंकि आपके यहाँ से फैन वगैरह की आवाजें आ रही है, मेरे यहाँ से डिस्ट्रक्शन नहीं है कुछ भी। आप अनम्यूट करो, फिर सुनाई देगा आपको। ठीक है। अब देखो, सामाजिक सामान्यीकरण का मतलब है कि जब कुछ जरूरतें लोगों की जो होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, उनकी जो आकांक्षाएं होती हैं, उनकी अपेक्षाएं जो होती हैं वो अधूरी रह जाती हैं। तो जब सामाजिक कल्याण संस्थाओं द्वारा इन चीजों को पूरा किया जाता है तो उसे कहते हैं सामान्यीकरण, सामाजिक कामकारी सामान्यीकरण कहते हैं उसे। मैम इसका कामकाजी एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल में आप लीजिए कि कुछ ऐसी इच्छाएं ले लीजिए कि जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही हैं, बहुत जरूरत है वो आपको, मान लीजिए वो पूरा करना है आपको। कुछ ऐसा आपकी मनोकामना टाइप की होती है ना, वो पूरी नहीं हो पा रही है। कुछ आप ऐसा चाह रहे हैं कि हाँ महिलाओं ये के हो जाना चाहिए। हाँ मैम, महिलाओं के लिए जो इक्वलिटी की बात की जाती है, जो सामान्य स्तर पर होनी चाहिए, ग्रामीण स्तर पर भी हर जगह जो एग्जाम्पल, ये हो सकता है मैम? हो सकता है, जैसे ये हो सकता है कि जो महिलाएं हैं उनकी कई बार होती है ये अपेक्षा करते हैं वो कि वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, वो भी चुनाव में खड़ी हों, है ना। तो उनको क्या किया जा रहा है, उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, 33% का आपको आरक्षण मिला है कि आप भी आ सकते हैं इसके अंदर। तो एक तरीके से ये भी समाज कल्याण में हो सकता है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ऑफिशियल है, एक तरीके से इसे सरकार खुद दे रही है, तो ये उनकी भलाई के लिए कहा जा सकता है, पर इसमें वो भलाई नहीं है। हो सकता है कि अब चलिए मान लीजिए अब एक लेडी है, वो खड़ी हुई इलेक्शन में और वो जीत गई। अब उसका मुख्य कर्तव्य क्या बनता है कि जो उसके वहां पे एरिया में जितने भी लेडीज हैं उनका ध्यान रखिए कि उनको किसी चीज की अगर जरूरत हो रही तो वो सारी जरूरतें वो पूरा करें। ठीक है, उनको किसी चीज की आवश्यकता हो रही तो वो पूरा करे, तो वो होता है सामाजिक कामकाजी तरीके का, कि काम कर रहे हैं, हाँ उनके हित में वो काम कर रही हैं। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। और मैम, कल्याणकारी राज्य और समाज कल्याण प्रशासन एक ही है क्या? हम उसको एक देख सकते हैं? क्या बोल रहे हैं? कल्याणकारी राज्य और समाज कल्याण प्रशासन नहीं, राज्य नहीं, देखिए पहले तो राज्य अलग चीज है, जो स्टेट है वो अलग चीज है। वेलफेयर स्टेट का नोशन एक अलग मुद्दा है, और जो प्रशासन है वो अलग चीज है। प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो राज्य में आ सकता है। प्रशासन राज्य एक ब्रॉडर है, ब्रॉडर सेंस में उसे हमारा इंडिया, जो आप लोगों ने आईआर में पढ़ा होगा कि किस तरीके से शिफ्ट हुआ है, जो पूरा वर्ल्ड है। पहले यहाँ पे क्या था, कैपिटलिज्म वगैरह का नोशन सबसे पहला जो एडम स्मिथ का नोशन रहा, इकोनॉमिकल वाला वो था। फिर उसके बाद एक किन्सियन स्टेट आया, फिर वेलफेयर स्टेट आया। उसके बाद अब हम हैं न्यू लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एरा में, एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, और जी का एक और कुछ ग्लोबलाइजेशन, हाँ इस एरा में है हम। तो जो इससे पहले का जो एरा था वो वेलफेयर स्टेट का नोशन था, जहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा नेहरू की नीति वगैरह। तो वो बेसिकली एक कल्याणकारी राज्य के लिए वो नीतियां बनाई जाती थी। तो राज्य मतलब पूरा भारत था उस समय, ठीक है। मान लीजिए स्टेट का कई बार मतलब निकाला जाता है पूरा का पूरा देश, अमेरिका
वेलफेयर स्टेट, ठीक है, पॉलिटिक्स में हम इसे पूरे पूरे देश को समझते हैं। अगर हमें अलग अलग नोशन में समझना है तो भारत के अंदर अलग अलग राज्य हैं, ठीक है, वो चीज अलग है, तो एक अलग चीज कॉन्सेप्ट है। और वेलफेयर स्टेट जो होता है वो बेसिकली हमारा 1930s के दशक के बाद का वेलफेयर स्टेट रहा है, जिसमें मंदी आ गई थी, तब हमें जरूरत पड़ी कि अब हमें एक वेलफेयर स्टेट ले आना है जो समाज हमारे राज्य के कल्याण में कार्य कर सके, ठीक है। बाजार को उस समय थोड़ा महत्वता कम दी गई, बट फिर से 1970 में जो है क्राइसिस आ गया, तो फिर देखा गया कि अब फिर से हमें बाजार को ले आना है, अब हमें उसके हस्तक्षेप की जरूरत है, अब हमें राज्य के हस्तक्षेप को कम करना है और बाजार को ले आना है अब ज्यादा। तो फिर ये एलपीजी का एरा आ गया, जिसमें लिबरलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का एरा आया पूरा का पूरा। तो ये अलग चीज है, ठीक है। प्रशासन जो है वो अलग चीज है, वो प्रशासन जो समाज के कल्याण में कार्य कर रहा है, हमें यहाँ पे प्रशासन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, तो इसलिए उस पर हमें ज्यादा जोर देना होगा। जो नीतियां बन रही हैं, प्रशासन जो नीतियों को फॉर्म कर रहा है लोगों के कल्याण, आईएएस वगैरह आता है ना? हाँ जी, हाँ जी, जो आईएएस, कलेक्टर, डिप्टी मजिस्ट्रेट, ये सारे प्रशासन है हमारा। इवन शासन भी हमारा एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा। ये जो गवर्नमेंट, हेलो भी, हाँ जी रमेश, एक सेकेंड। मैम, ये जो एनजीओ होते हैं वो समाज कल्याण में किस प्रकार से भूमिका निभाती है, उनके पास फंडिंग वगैरह कैसे आती है? एनजीओ की फंडिंग वगैरह भी और किस प्रकार से आती हैं। देखिए, कई एनजीओ होते हैं, इनका बहुत बड़ा कनेक्शन होता है, बहुत बड़े बड़े एनजीओ जो होते हैं उनको डायरेक्ट फंड मिलता है, लाइक अंबानी से मिलता है कई बार अदर जो कंट्रीज हैं वो भी फंडिंग करती हैं एनजीओ को कि वो कार्य सही से कर सके। हमारी गवर्नमेंट भी उन्हें फंड करती है, प्लस हमारी जनता भी, देखिए ना, जब डोनेशन, हाँ जी, डोनेशन होता है, डोनेशन, हाँ, उसमें देखिए आप लोग, कई बार होता है कि कपड़े का डोनेशन हो जाता है जनता के द्वारा, कि एक बड़ा सा बॉक्स रख दिया, यहाँ पे कपड़े डोनेट कर दीजिए, पैसे डोनेट कर दीजिए। तो इस तरीके से उनको फंडिंग इन सब चीजों से मिल जाती है। कई बार बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स होते हैं वो डोनेट कर देते हैं पैसा, तो इनकी फंडिंग इस तरीके से होती है। और ये जो इनका मुख्य कार्य ही होता है समाज का कल्याण करना। और ये क्या करते हैं, ये बिना चुनाव लड़े, बिना सरकार में गए कार्य करते हैं ये, ठीक है। तो ये शासन में नहीं जाते, उससे बाहर रह के काम करते हैं, इसलिए इन्हें नॉन गवर्नमेंट कहते हैं, कि मतलब ये गवर्नमेंट में रह के कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। और कोई? हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, चेंज हो रही थी बट अभी आप स्लाइड नहीं चेंज हो रही है, क्यों? पता नहीं शिवानी, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, पहले से भी आ रही है। मैं बार बार स्लाइड को स्कैप करके वापस जाती हूँ, फिर मैं फुल करती हूँ तब शो होता है। ये दिक्कत है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों है। तो नहीं पता मुझे कैसे सॉल्व करना है, देखते हैं। चल रही हो क्या? हाँ जी मैम, संस्थानिक अवधारणा क्या है? व्हाट्सएप में चैट कर देते तब हम लिख लेते अपने नोट्स, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप अच्छे से समझाते हो मैम। थैंक यू। बाकी पीपीटी तो मिल ही जाती है, तो उसकी टेंशन मत लिया करो, बस सुना करो, ठीक है। वो दिक्कत नहीं है, पीपीटी बाद में आप लोगों को मिल ही जाती है। हाँ, कुछ पूछ रहे थे आरती, आप क्या पूछ रहे थे? संस्थानिक अवधारणा के बारे में। अच्छा, संस्थानिक अवधारणा, अवशिष्ट वाला समझ आ गया था? जी हाँ, अवशिष्ट वाला बस समझ में आ गया था। ठीक है। जो संस्थानिक अवधारणा है वो क्या मानता है, वो मानता है कि जो समाज कल्याण है जो ना, वो एक तरीके की सामान्य प्रक्रिया है, बहुत ही जनरलाइजेशन वे में मानते हैं इसको। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों को अपनी क्षमता का विकास करने का अवसर मिलता है, उनकी जितनी जरूरतें हैं वो पूरी की जाती हैं। तो एक तरीके से एक ऐसी संस्था मानते हैं ये लोग सामाजिक कल्याण को। समाज कल्याण जो इनका मानना है कि जो समाज कल्याण की संस्था है वो बड़ी जनरल सी है, इसमें लोगों को अवसर मिलता है कि अपना विकास कर सके, अपनी क्षमता का विकास कर सके। तो ये मोटा मोटा इनका मानना है। और ये कहते हैं कि ये बेसिकली ओरिएंटेड, इसका किस तरफ इसका ओरिएंटेशन होता है, जो औद्योगिकीकरण का समाज होता है ना, जो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी होती है, उनमें ये ज्यादा कार्य करते हैं। संस्थानिक वाले जो होते हैं, वो जो संस्थानिक अवधारणा है समाज कल्याण की, वो उसमें कार्यरत हमें ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है, ठीक है, ओके। हेलो हाँ जी। हेलो मैम, जैसे लाइक कोई एजेंसी है इंटरनेशनल, जैसे आईएमएफ है,
तो वो किसी देश के नागरिकों को मतलब पैसे देती है कि वो अपना विकास कर सके, या किसी देश को देती है, बट कुछ टाइम बाद वो टाइम पीरियड में पैसा वापस ले भी लेती है। तो उस सिचुएशन को क्या हम समाज कल्याण कहेंगे या फिर नॉर्मली हेल्प कह सकते हैं? नहीं, ये मॉनेटरी फंड है। फंड IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, तो इसमें कोई कल्याणकारी कार्य एक तरीके से इसको हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये लोन प्रोवाइड करता है, हमें ऋण देता है। ये हमें अगर पैसे की जरूरत है, मान लीजिए किसी कंट्री को बहुत ज्यादा जरूरत है पैसे की, तो वो उससे लोन ले सकता है और इसे बाद में उसे चुकाना पड़ेगा। तो वो समाज कल्याण का कार्य नहीं करता है, क्योंकि वो बाद में पैसे वापस ले लेता है। कई बार होता है कि जो बहुत ज्यादा कंट्री लाइक नाइजीरिया वगैरह हो गई ना, ये तो ये कई बार अपना ऋण चुकाने में असमर्थ होती हैं, तो इनको कई बार ये छूट दे देता है कि हाँ आप इतना ले लीजिए, आपको इतना हम छूट दे रहे हैं इस लोन पर। तो ये हो सकता है इतना कार्य ये कर देते हैं, बट ये कभी फ्री में पैसे नहीं देते हैं, ये उससे वापस लेते ही लेते हैं। ठीक है, ये फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, बट एक ऋण के रूप में ऋण दे रहे होते हैं ये समाज को। ओके, थैंक यू मैम। और कोई? मैम आई हैव अ क्वेश्चन। मेरा एक क्वेश्चन था मैम। हाँ जी, हाँ जी। कौन? खुशबू, शिवानी, कौन? हेलो। हाँ जी। बोलो बोलो मैम, ये था कि जो NGO वगैरह होती हैं। हाँ जी मैम। हाँ जी, हाँ जी। जो NGO होती हैं वो ऑफिशियल रूप से वर्क करती हैं लोगों के लिए, तो ये क्या डिसीजन लेती है स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे? कोई नीति निर्माण में इनका योगदान होता है मैम, ऐसा कुछ? उसके फॉर्मेशन में योगदान नहीं होता, बट जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का इनका बहुत बड़ा कार्य होता है ना। कोई समस्या है जो जनता की, मान लीजिए, तो ये NGO जो होते हैं वो सरकार तक पहुंचाते हैं। ऑफिशियली ये उसमें भाग नहीं लेते हैं। ऑफिशियली ये जैसे प्रशासन भाग लेता है ना नीति निर्माण में, वो पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करता है, वैसा ये कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की बॉडी तो है नहीं, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये जो है जनता की बातों को सरकार तक तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। हाँ, अगर कोई नीति बन के आ रही है वो जनता के हित में नहीं है, तो उसका विरोध भी ये करते हैं, उसमें जनता का ये सहयोग करते हैं, बट शासन से ये पूरी तरीके से बाहर रहते हैं। ठीक है, ठीक है। हेलो मैम। हाँ जी मैम, जैसे हमारा हर साल देश का बजट बनता है, तो NGO भी हमारे देश के लिए कल्याण के लिए काम करती है, तो क्या बजट में भी NGO को कुछ पैसे दिए जाते हैं? बजट में NGO के लिए अभी तो मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है, बट अगर उन्हें जरूरत होती होगी तो फंडिंग देने में क्या दिक्कत है, वो तो वैसे भी उन्हें फंडिंग मिलती रहती है। देखिए बजट में, क्योंकि ये डायरेक्टली अगर कभी हाँ हो सकता है मांगे तो उस बजट में प्रोविजन कर दें ये लोग, बट बजट में जो है वो बेसिकली जनता को ध्यान में रख के किया जाता है। किसी जो जनता के लिए नीतियां बनाई गई होती हैं उनको ध्यान में रख के किया जाता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, इसका फंडिंग उसमें बजट में नहीं, सीधा सीधा तो नहीं देते होंगे, बट इनडायरेक्टली वे में दे तो वो बात अलग है। बट अभी तक ऐसा कुछ बजट में आया नहीं, हालांकि मैंने ऐसा कुछ अभी देखा भी नहीं है, तो इसको मैं या तो फिर मुझे टाइम दीजिए, एक बार रिसर्च करके फिर बताती हूँ कि बजट में फंडिंग का तो शायद मुझे लगता नहीं है भी दिया गया है नॉन गवर्नमेंट को। मैम आपने अभी स्लाइड में एक वर्ड था अन्योन्याश्रित, इसका क्या मीनिंग है? अन्योन्याश्रित मतलब निरंतर, अन्यन्यता, चलता रहना, निरंतर क्रिया, एक तरीके से कंटिन्यूअसली प्रोसेस होता है ना, जो वो कंटिन्यूअस चलते रहना अन्योन्याश्रित क्रिया होता है, मतलब एक तरीके से कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है। मैम अभी आपने बोला था कि समाज कल्याण प्रशासन में, कि समाज कल्याण जो है वो जनता के आदेशों को नीति में बदलता है, और वो संगठनात्मक संस्थाओं को बढ़ावा देता है। तो संगठनात्मक जो संस्था है, ये औपचारिक संस्थाएं है या अनौपचारिक संस्थाएं है? ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकता है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं NGO की, तो वो भी तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठन जो है औपचारिक भी होते हैं, अनौपचारिक भी होते हैं। तो कोई भी संगठन हो उस पर ध्यान प्रशासन रखता है। समाज में हमारे कोई भी संगठन काम कर रहा है वो प्रशासन ध्यान रखता है उस
ठीक है। तो मैम वो तो वो प्रशासन संगठन एक नहीं होता। मैम अगर वो प्रशासन प्राइवेट हुआ जैसे एनजीओज होते हैं वो तो अनौपचारिक होते हैं, तो उन पे भी प्रशासन का हक होता है कि उनको ध्यान देना, उनको सपोर्ट करना। हाँ जी सपोर्ट। अगर देखिए ना एनजीओ अगर इतना काम कर रहे हैं हम लोगों के लिए, तो ये उनका कर्तव्य बन जाता है हमारे प्रशासन का कि उनको भी ध्यान में रखे। वो क्या नीतियां बना रहे हैं लोगों के लिए, लोगों के हित में वो काम क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजों का मॉनिटरिंग वो करें, ध्यान रखें। ठीक है। कई बार एनजीओ भी फ्रॉड वाले निकल जाते हैं ना, तो उन पे भी ध्यान रखना की आवश्यकता होती है कि एनजीओ के नाम पे कई बार लूट मचने लगती है कि आप यहाँ पे ये पैसे डोनेट करिए, ये इसके लिए हम ले जा रहे हैं, इसके लिए, तो वो पैसा वहां तक जा नहीं पाता है। तो इसकी मॉनिटरिंग का कार्य किसका है? हमारे प्रशासन का ही है ना, कि जनता के पैसों को इस तरीके से गलत प्रयोग ना किया जाए, कहीं पर उन पर नजर बनाई रखी जानी चाहिए। वो चाहे ऑर्गेनाइजेशनल ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल हो, सब पर नजर बनाए रखनी चाहिए। तो मैम अगर वो अनऑफिशियल हो या चलो वो तो ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल हो, अगर कोई ऐसा वो क्राइम करते हैं जो मतलब कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो या फिर वो जनता के अगेंस्ट हो, तो प्रशासन का ये भी कर्तव्य होगा फिर तो कि उनको सजा दिलवाना। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें अगर कुछ गलत काम कर रहा है कोई संगठन, तो उनको सजा तो मिलेगी, ऑर्गेनाइजेशन बंद हो सकता है वो। हाँ जी। ओके मैम ज्यादातर न्यूज में सुनते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है मैम, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। मनी लॉन्ड्रिंग तो कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है वैसे। मनी लॉन्ड्रिंग का एग्जैक्ट अभी मैं मतलब तो नहीं बता पाऊंगी आपको। मनी लॉन्ड्रिंग है तो कोई सही चीज तो नहीं है ना, बट है वही। लेकिन ये है कि अभी मैं उसको शब्दों में आपको नहीं बता पाऊंगी, मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो मैं बोल नहीं मैम इसमें शायद एनजीओ के तौर पे कुछ के अंदर पैसे लिए जाते हैं और इसके अंदर पैसे कुछ कपड़ा से कुछ किया जाता है। एनजीओ के नाम पे कुछ पैसा लिया जाता है, मतलब अदर कंट्री से पैसे मंगवाते हैं कोई एनजीओ के तौर पे, नाम पे कोई फंड के तौर पे कोई। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब उसका लॉन्ड्री होता है एक तरीके से, कि जिस तरीके से हम कपड़ों का लॉन्ड्री नहीं कर देते हैं, है ना, उसी तरीके का मनी लॉन्ड्रिंग भी होता है कि वो कहीं ना कहीं प्रोसेस जो चल रहा होता है ना, वो अंदर अंदर की चीजों में चल रहा होता है, घुसखोरी टाइप की, उसकी लॉन्ड्रिंग की जाती है। मनी पैसों को मतलब एक तरीके से गलत तरीके का प्रयोग किया जाता है जब, तो वो लॉन्ड्रिंग होती है। बट अभी इसका एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है, तो मैं भी आपको खुद दे नहीं पाऊंगी एकदम से ना मनी लॉन्ड्रिंग का। या फिर वेट करिए, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताती हूँ मनी लॉन्ड्रिंग को, थोड़ा मैं पढ़ लूँ। ठीक है। हाँ जी शिवानी। रमेश मैम ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मनी लॉन्ड्रिंग पहले समझा के फिर नेक्स्ट क्लास शुरू करूंगी। ठीक है। ओके। हाँ शिवानी। मैम जब आपकी लास्ट क्लास होगी, जिस दिन आप सारी जितने भी आपने यूनिट कवर कराई हैं मैम, एक बार आप उनका एक्स्ट्रा सेशन रख लेंगे, कोई इंपॉर्टेंट डाउट्स हमारे हों वो क्लियर करने के लिए। हम इतने सारा जो है वो रीड आउट कर लेंगे, टाइम होगा हमारे पास इतना। ये तो एसओएल वाले मुझे अभी एक क्लास दे दे पहले, जो मेरी छुट्टी हुई है वो कवर कर लूँ पहले मैं, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ। हालांकि मिलेगा नहीं वैसे यहाँ पे तो, बट कोशिश मैम कर आप कोई से जो मैं पे या क्लासरूम में पे आप ले लेना एक्स्ट्रा जो क्लास एक या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं गूगल मीट पे लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगी, आप उस पे आ जाइएगा। बट होपफुली तब तक मेरी माँ ठीक हो जाए उसके बाद ही हो पाएगा, क्योंकि अभी भी वो एडमिट है, तो ना मैं टाइम दे नहीं पाती हूँ सही बताऊँ क्लास को, है ना। तो उससे पहले अगर ठीक हो जा रही है ना, तो एक क्लास में पूरा 2 घंटे का रख लूंगी, और उसमें आप लोग ना क्वेश्चन पेपर एक काम करिएगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अरेंज करिए कहीं से, और क्वेश्चंस देखिए कि कैसे कैसे आ रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो डाउट है वो पूछिएगा, कि कुछ पार्ट ऐसा रह गया हो जो मिस हो गया हो, तो उनको कवर कर लेंगे हम वहाँ पे। ठीक है। ओके मैम फाइन, ये भी अच्छा आइडिया है, उन्हें फाइंड आउट हम क्वेश्चन ढूंढ लेंगे। मैम एनजीओ और नॉन गवर्नमेंट दोनों डिफरेंट चीजें हैं। एनजीओ का फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ की फुल फॉर्म है जी। और मैम ये नॉन स्टेट में भी एनजीओ आता है, नॉन स्टेट भी? नॉन स्टेट जी, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, यूनियन हो गया, सब नॉन स्टेट में तो आते साथ में। ये सारे तो अलग संस्थाएं, ये इंटरनेशनल लेवल की संस्थाएं हैं ये। मैम तो एनजीओ कितना आएगा, नॉन गवर्नमेंट में नहीं आएगा? नॉन गवर्नमेंट में ये तो उसका फुल फॉर्म है बेटा, वो एनजीओ का मतलब ही है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म ही है जी। गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है ये नॉन गवर्नमेंटल है। ठीक है।
हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है। कंफ्यूज वही ना, बहुत बार क्वेश्चन हो जाता है ना तो कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास। हाँ जी मैम बस मैम एक बार सिलेबस करवा दो। क्या क्या मैम एक बार ना सिलेबस दोबारा से कवर करवा दीजिए। अच्छा बेटा, वाह वाह वाह। मतलब अब मैं तीन यूनिट पर यूनिट कवर कर रहा हूँ, है ना। आप, मैंने तो बोला है ना पहले, जो आपको उसमें डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे। हाँ तो मैं वही कह रही हूँ ना, आपको रिवाइज के तौर पे आप ना पहले शुरू तो करो, अपना अपना बनाना शुरू करो नोट्स, ठीक है। क्वेश्चन पेपर देखना शुरू करो, अब जो डाउट्स है वो लेके आओ। क्वेश्चन पेपर तो आप नेक्स्ट क्लास में तो मिल ही जाएंगे। क्वेश्चन पेपर तो मेरे पास भी है। एग्जाम 15 से ही होंगे। हेलो, मुझे नहीं पता, बट शायद सुनने में आया है कि वो एग्जाम पोस्टपोन होने वाले हैं आप लोगों के। अभी पोस्टपोन हो जाएंगे मैम, पोस्टपोन हो सकते हैं। हाँ जी, आई थिंक पोस्टपोन होंगे, जून या जुलाई में होंगे। आई थिंक जून में ही होंगे, मई जून। नहीं, जून के लास्ट में होगा ना तो जुलाई के स्टार्टिंग में होगा। मैम क्लास, लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं मैम कि वो 23 को जो लास्ट हुआ था ना, क्या फाइनल डेट शीट आई थी, जहाँ तक पोस्टपोन तो नहीं होना चाहिए। कल की न्यूज में देखा, अभी फिलहाल कल की न्यूज में बलराम पानी जो हमारे डीन है, उन्होंने बोला है कि ओपन बुक एग्जाम अभी हो सकता है पोस्टपोन होगा। तो अभी हम वही मान के चल रहे हैं, बाकी जो भी होगा आप लोग उसके लिए तैयार हैं। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, क्यों ऐसा है। और क्या, और सब वहाँ जाके पेपर थोड़ी देना है इस बार, होना तो घर बैठ के ही है। ठीक है, आराम से चिल मारो फिर। ले लेते हैं। अब आप लोग बस करें नहीं, अब मुझे सोहेल वाले यहाँ से निकाल देंगे। अब बस करिए, बहुत हो गया ना, टाइम ओवर। 4:30 से ज्यादा का टाइम हो रहा है। मैं आपकी क्लास को लीड करवाने के लिए कह रही हूँ। हाँ जी, देखिए चलिए, अब आप लोग मेन टॉपिक पर। बाकी आप बच्चों को ये कह सकते हैं कि इन सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं इनके डैशबोर्ड पे। हाँ जी, डैशबोर्ड पे देख सकते हैं आप लोग, कर सकते हैं। मैम अभी अपलोड तो शो नहीं हो रहा अभी तो। मैम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बाय मैम। ओके, थैंक यू मैम, बाय बाय।